नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और ये कहानी ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। जैसे इसके चरित्र चित्रण, इसके पात्रों के बारे में, इसके देश काल और वातावरण के बारे में कई प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का पहला कहानी माना जाता है, तो यहाँ से कई प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक सामाजिक रचनाकार थे। पंच परमेश्वर उनके द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी में दो मित्रों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी को मित्रता और शत्रुता की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर पौराणिक सामाजिक न्याय व्यवस्था, पंचायती में पंत के पद की मर्यादा, गरिमा और प्रतिष्ठा का जीवंत और नैसर्गिक सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो इस कहानी में जो है मुंशी प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि दो पात्रों के नाम हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं और इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि न्याय के सामने जो है मित्रता और शत्रुता भी जो है फीकी पड़ जाती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्र थे। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्रों के नाम हैं वो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन पढ़ा लिखा था तो अलगू चौधरी धनवान था। तो यहाँ पर जो जुम्मन है वो पढ़ा लिखा था और अलगू चौधरी जो है वह धनवान था। दोनों के बीच लेन देन हुआ करता था। जुम्मन शेख हज करने गया, अपने घर की देख रेख उसने अलगू पर छोड़ दिया। तो दोनों के बीच इतनी अच्छी मित्रता थी कि जब जुम्मन शेख हज करने के लिए जाता था तो अपने घर की देख रेख करने के लिए वो अलगू को कहता था। तो दोनों एक दूसरे पर काफ़ी यकीन करते थे, इसीलिए दोनों अच्छे बहुत मित्र थे। अलगू भी ऐसा ही करता था। एक ऐसी घटना होती है कि दोनों के बीच दरार पैदा होने लगी। जुम्मन अपनी बूढ़ी खाला की सेवा ठीक से नहीं करता था। जुम्मन की बेगम करीमन, तो यहाँ पर जुम्मन की जो बेगम है उसका नाम है करीमन, रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। तो यहाँ पर जो जुम्मन की अपनी बूढ़ी खाला है वो उसके साथ रहती थी, तो जुम्मन उसकी सेवा करता था, परंतु उसकी जो पत्नी है या उसकी जो बेगम है वो उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाती थी और उसको अच्छे से खाने पीने के लिए भी नहीं देती थी। बूढ़ी खाला जान अपने तिरस्कार और अपमान से आहत पंचायत बुलाई जाती है। अलगू पंच बनाए गए। तो फिर जो है खाला जो है, जो बूढ़ी खाला है जुम्मन शेख की, वो आखिरकार अपने परिवार वालों से परेशान होकर जो है पंचायत बुलाती है और इस पंचायत में जो है अलगू पंच बनता है। बूढ़ी खाला ने अलगू से कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तो यहाँ पर जो बूढ़ी खाला है वो ये जानती है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, तो शायद अलगू चौधरी जो है वो जुम्मन शेख के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इसीलिए वो अलगू चौधरी से कहती है कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो यहाँ पर जो बूढ़ी खाला है वो अलगू से ये उम्मीद करती है कि वो उसे न्याय दे। अलगू धर्म संकट में फंस जाता है। बूढ़ी खाला पंचायत से कहती है कि मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन को कपड़ा, बेकस बेबा हूँ, कचहरी
दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। तो यहाँ पर जो बूढ़ी खाला है वो पंचायत से ये उम्मीद करती है कि उसको न्याय मिले और वो अपना दुख जो है किसे सुनाए अगर पंचायत उसकी बात नहीं सुनेगी तो। और वो ये कहती है कि उसको ना खाने के लिए रोटी मिलता है और ना पहनने के लिए कपड़ा। तो वो बिल्कुल जो है एक बेबस लाचार यहाँ पर अपने आप को बताती है। अलगू चौधरी पंच थे, उन्होंने हिब्बानामा रद्द करने का फैसला दिया। फैसले सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ जाता है। जुम्मन और अलगू की मित्रता में अविश्वास, असंतोष, द्वेष और शत्रुता का जहर मिल गया। तो इतने सालों से जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक दूसरे के मित्र थे, आखिरकार जुम्मन के खाला की वजह से जो है दोनों के बीच अविश्वास और शत्रुता का भाव पैदा होता है। शीघ्र ही एक दूसरी घटना में जुम्मन शेख को एक मौका मिलता है अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच पंच बनने का। तो फिर कई दिनों के बाद जो है जुम्मन शेख को एक अवसर मिलता है कि वो अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच पंच बनने का उसको मौका मिले। तो सब यही उम्मीद करते हैं कि जो जुम्मन शेख है वो अलगू चौधरी से बदला लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बटेसर मेले से अलगू चौधरी ने बड़े मजबूत बैल खरीदे थे। एक बैल उनमें से मर जाता है। अब तक एक बैल को लेकर अलगू क्या करता, उसने उसे समझू साहू, तो यहाँ पर एक दूसरा पात्र है जिसका नाम है समझू साहू। तो आप इन सभी पात्रों के नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी जो है परीक्षा में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है अलगू चौधरी वो अपने दूसरे बैल को जो है समझू साहू के हाथ बेच देता है। साहू उससे बेगारी लेता था, खूब पिटाई करता था, भरपूर चारा नहीं देता था। एक दिन बैल मर गया। अब साहू अलगू चौधरी को बैल का दाम देने से इनकार कर देता है, क्योंकि समझू साहू ऐसा समझता है कि जो अलगू चौधरी है उसने उसे एक कमज़ोर और बीमार बैल दे दिया, इसलिए वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाया और मर गया। तो इसीलिए जो है साहू किसी भी प्रकार से पैसे देने के लिए इनकार करता है और इसीलिए पंचायत बुलाई जाती है। गांव में पंचायत बैठती है। इस बार दृश्य बदल जाता है। अलगू वादी है और जुम्मन पंच। जुम्मन शेख के मन में जिम्मेवारी का भाव पैदा होता है। तो यहाँ पर जो है जुम्मन शेख अपने आप को एक आदर्श पंच के रूप में अपने आप को देखता है और वो यही सोचता है कि किस प्रकार से न्याय दिया जाए। वह बदला लेने की भावना मिटा देता है। जुम्मन सोचता है कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, समझू साहू उचित है कि बैल का पूरा दाम अलगू को दे। तो यहाँ पर जो जुम्मन शेख है उसे भी यही लगता है कि जो समझू साहू है उसने बैलों का खास ध्यान नहीं रखा, उसने बैल की खूब पिटाई की, उसको चारा नहीं दिया, उससे दिन भर मजदूरी कराई, इसीलिए वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें अलगू की कोई गलती नहीं थी। सभी प्रसन्न हुए। पंच परमेश्वर की जय, इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। तो इस प्रकार से जो है पूरे गांव में पंचों के लिए सम्मान की भावना पैदा होती है और जुम्मन शेख को भी एक आदर्श नज़र से देखा जाता है।
थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उससे गले मिलकर बताया कि आज उसे ज्ञात हुआ कि पंच के पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज उसे यह भी विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। जुम्मन की बातें सुनकर भाव विभल हो गया। इस पानी से दोनों का मैल धुल गया। तो दोनों के बीच जो दुश्मनी थी, जो शत्रुता थी, वो आखिरकार उसका अंत हो गया। दोनों समझ गए कि जब कोई व्यक्ति पंच के पद पर बैठता है तो ना ही कोई उसका दोस्त होता है ना दुश्मन। वहाँ पर एक पंच होने के नाते उसको सही फैसला लेना होता है। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई और यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में पंच में परमेश्वर का वास होता है। तो इस प्रकार से जो है इस कहानी का अंत होता है। तो यहाँ पर आज हमने सिर्फ इसके सारांश की चर्चा की, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।